हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऑडियो पॉडकास्ट में। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध एक बहुत पुराना राज्य था और उस जगह बसा हुआ था जहां आजकल बिहार प्रांत है। इस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आजकल पटना कहलाता है। जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं उस समय मगध देश पर नंद वंश का राज्य था। जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर धावा किया था, उस समय पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर नंद वंश का एक राजा राज्य करता था। उस समय वहां चंद्रगुप्त नाम का एक नवयुवक भी था, जो शायद इस राजा का कोई रिश्तेदार था। मालूम होता है वह बड़ा चतुर, उत्साही और महत्वाकांक्षी था। नंद राजा ने उसे जरूरत से ज्यादा चालाक समझकर या उसके किसी काम से नाराज होकर अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। शायद सिकंदर और यूनानियों की कहानियों से आकर्षित होकर चंद्रगुप्त उत्तर की ओर तक्षशिला चला गया। उसके साथ विष्णुगुप्त नाम का एक विद्वान और अनुभवी ब्राह्मण था, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही कोई नरम और दब्बू स्वभाव के न थे, जो भाग्य और होनहार के सामने सिर झुका देते। उनके दिमाग में बड़ी बड़ी और हौसले से भरी योजनाएं थीं, और वे आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना चाहते थे। चंद्रगुप्त शायद सिकंदर के वैभव से चकित और आकर्षित हो गया था और उसके उदाहरण का अनुकरण करना चाहता था। चाणक्य के रूप में उसे एक आदर्श मित्र और सलाहकार मिल गया था। ये दोनों ही सजग रहते थे और गौर से देखते थे कि तक्षशिला में क्या हो रहा है। जल्दी ही उनको मौका मिल गया। ज्यों ही सिकंदर के मरने की खबर तक्षशिला पहुंची, चंद्रगुप्त ने समझ लिया कि काम करने का समय आ गया है। उसने आसपास के लोगों को उभारा और उनकी मदद से यूनानियों की फौज पर, जिसे सिकंदर छोड़ गया था, आक्रमण कर दिया और उसे भगा दिया। तक्षशिला पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त और उसके सहायकों ने पाटलिपुत्र पर धावा किया और राजा नंद को हरा दिया। यह 321 ईस्वी पूर्व अर्थात सिकंदर की मृत्यु के सिर्फ 5 बरस की बात है। इसी समय से मौर्य वंश का राज्य शुरू होता है। यह साफ साफ पता नहीं चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य क्यों कहलाया। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी माँ का नाम मूरा था, इसलिए मौर्य कहलाया, और कुछ का कहना है कि उसका नाम राजा के मोरों का रखवाला था। और मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। इस शब्द का मूल चाहे जो हो, यह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही मशहूर है। महाभारत तथा दूसरी पुरानी किताबों और कथाओं में हमें चक्रवर्ती राजाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने सारे भारत पर राज्य किया। लेकिन हमें उस जमाने का ठीक हाल मालूम नहीं, और न हम यही जानते हैं कि भारत या भारतवर्ष का विस्तार उस समय कितना था। यह मुमकिन है कि उस वक्त के जो किस्से चले आते हैं उनमें पुराने राजाओं की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। जो हो, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतिहास में भारत के मजबूत और विस्तृत साम्राज्य की पहली मिसाल है। यह एक बहुत शक्तिशाली और उन्नत शासन था। चंद्रगुप्त के राज्यकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने, जिसे विरासत में एशिया कोचक से लेकर भारत तक के देशों पर राज्य मिला था, अपनी सेना के साथ सिंध नदी पार कर भारत पर हमला किया। पर अपनी इस जल्दबाजी के लिए उसे बहुत जल्द पछताना पड़ा। चंद्रगुप्त ने उसे बुरी तरह हरा दिया, और जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते से उसे अपना अपना सा मुंह लेकर लौट जाना पड़ा। यहाँ से कुछ प्राप्त करने के बजाय उल्टा उसे काबुल और हिरात तक, कांधार या अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त को दे देना पड़ा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की लड़की से शादी भी कर ली। उसका साम्राज्य अब सारे उत्तरी भारत में, अफगानिस्तान के एक हिस्से काबुल से बंगाल तक, और अरब सागर में से बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। सिर्फ दक्षिण भारत उसके मातहत नहीं था। इसे बड़े साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मेगस्थनीज ने उस जमाने का बहुत ही दिलचस्प हाल लिखा है, लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प एक दूसरा वर्णन हमें मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त के शासन का पूरा हाल है। किताब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह कौटिल्य और कोई नहीं, चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। और अर्थशास्त्र का मतलब है संपत्ति का शास्त्र। अर्थशास्त्र में इतने विषय हैं और इतनी विभिन्न बातों पर इसमें चर्चा की गई है कि उसके बारे में विस्तार से बताना मुमकिन नहीं है। उसमें राजाओं के धर्म का और उसके मंत्रियों और सलाहकारों के कर्तव्य का, राज परिषद का, शासन विभागों का, वाणिज्य और व्यापार का,
गांव और कस्बों के शासन का, कानून और अदालत का, सामाजिक रीति रिवाजों का, स्त्रियों के अधिकार का, बूढ़े और असहाय लोगों के पालन का, शादी और तलाक का, टैक्स का, जल और थल सेना का, लड़ाई और सुलह का, कूटनीति का, खेती बाड़ी का, काटने और बुनने का, कारीगरों का, पासपोर्टों का और जेलों तक का जिक्र है। जब राजा गद्दी पर बैठते समय शासन का अधिकार पाता था तो उसे जनता की सेवा की शपथ लेनी पड़ती थी। उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, अगर मैं तुम्हें सताऊं तो मैं स्वर्ग से, जीवन से और संतान से वंचित रहूं। इस पुस्तक में राजा की दिनचर्या दी हुई है। उसके मुताबिक राजा को जरूरी काम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जनता का काम न तो रुक सकता है, न राजा की सुविधा का इंतजार कर सकता है। अगर राजा चुस्त रहेगा तो उसकी प्रजा भी उतनी ही चुस्त होगी। अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है। जो बात उसे अच्छी लगे उसी को वह अच्छा न समझे, बल्कि प्रजा को जो अच्छी लगे उसी को वह भी अच्छा समझे। यह एक ध्यान देने लायक बात है कि प्राचीन भारत में राज्याधिकार का मतलब जनता की सेवा था। राजाओं का न तो कोई ईश्वरीय अधिकार माना जाता था और न उनके पास कोई निरंकुश सत्ता थी। अगर कोई राजा अत्याचार करता था तो जनता का हक था कि उसे हटा दे और उसकी जगह दूसरा राजा मुकर्रर कर दे। उन दिनों यही सिद्धांत और आदर्श था। फिर भी उस समय बहुत से राजा ऐसे हुए जो इस आदर्श से नीचे गिरे और जिन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से अपने देश और प्रजा को मुसीबतों में फंसाया था। अर्थशास्त्र में इस पुराने सिद्धांत पर भी जोर दिया गया है कि आर्य कभी गुलाम न बनाया जा सकेगा। इससे जाहिर होता है कि उस जमाने में किसी न किसी तरह के गुलाम होते थे, जो या तो देश के बाहर से लाए जाते होंगे या देश के रहने वाले होंगे। लेकिन जहाँ तक आर्यों का संबंध था, इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाता था कि वे किसी भी हालत में गुलाम न बनाए जाएं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह बड़ा शानदार शहर था और गंगा के किनारे किनारे 9 मील तक फैला हुआ था। इसकी चार दीवारी में 64 मुख्य फाटक थे और सैकड़ों छोटे दरवाजे थे। मकान ज्यादातर लकड़ी के बने हुए थे और चूंकि आग लगने का डर रहता था, इसलिए आग बुझाने का बहुत अच्छा इंतजाम था। खास खास सड़कों पर पानी से भरे हजारों घड़े हमेशा रखे रहते थे। हर एक गृहस्थ को भी अपने अपने घर में पानी से भरे घड़े, सीढ़ी, कांटा और दूसरी जरूरी चीजें रखनी पड़ती थी, जिससे आग बुझाने के लिए उसका उपयोग हो सके। कौटिल्य ने शहरों के बारे में एक ऐसे नियम का जिक्र किया है जो बहुत दिलचस्प मालूम होगा। अगर कोई आदमी सड़क पर कूड़ा फेंकता था तो उस पर जुर्माना होता था। इस तरह अगर कोई सड़क पर कीचड़ या पानी इकट्ठा होने देता था तो उस पर भी जुर्माना किया जाता था। अगर इन कायदों पर अमल होता रहा होगा तो पाटलिपुत्र दूसरे और शहर बहुत सुंदर तथा साफ सुथरे रहे होंगे। पाटलिपुत्र में इंतजाम करने के लिए एक म्यूनिसिपल काउंसिल थी। जनता इसका चुनाव करती थी। इसमें 30 मेंबर होते थे और 5-5 मेंबरों की 6 कमेटियां बनाई जाती थी। शहरी उद्योगों और दस्तकारियों का, यात्रियों और तीर्थयात्रियों का, टैक्स के लिए मौतों और पैदाइशों का सामान तैयार करने का और दूसरी बातों का इंतजाम इन्हीं कमेटियों के हाथ में रहता था। पूरी काउंसिल सफाई, आमद खर्च, पानी की व्यवस्था, बाग बगीचे और सार्वजनिक इमारतों का इंतजाम देखती थी। न्याय करने के लिए पंचायतें और अपील सुनने के लिए अदालतें थी। अकाल पीड़ितों की मदद का खास प्रबंध होता था। राज्य के सारे भंडारों का आधा गल्ला अकाल के वक्त के लिए हमेशा जमा करके रखा जाता था। ऐसा था वह मौर्य साम्राज्य जिसे 2200 वर्ष पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त ने संगठित किया था। पाटलिपुत्र की राजधानी से लेकर साम्राज्य के बहुत से बड़े बड़े शहरों और हजारों कस्बों और गांवों तक सारे देश में जीवन की चहल पहल थी। साम्राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बड़ी बड़ी सड़कें थीं। मुख्य राज्य पथ पाटलिपुत्र से उत्तर पश्चिमी सीमा तक चला गया था। बहुत सी नहरें थी और उनकी देखभाल के लिए एक खास महकमा भी था। इसके अलावा एक नौका विभाग भी था जो बंदरगाहों, घाटों, पुलों और एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने वाले बहुत से जहाजों और नौकाओं की देख रेख किया करता था। जहाज समुद्र पार चीन और बर्मा तक जाते थे। इस साम्राज्य पर चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष राज किया। ईसा से पहले 296 वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। बस आज के ऑडियो पॉडकास्ट में इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।